नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। हम लोग बिहार में होने वाले सभी एग्जाम के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड 500 करंट अफेयर का स्टडी कर रहे हैं। आज हम लोग पार्ट 4 वीडियो देखेंगे और जो लोग पार्ट 1, 2 और 3 वीडियो नहीं देखे हैं वो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, ये जो 500 प्रश्न है ये काफ़ी मोस्ट एक्सपेक्टेड VVI क्वेश्चन है, जिसे सेलेक्टेड क्वेश्चन इसमें हम लोग लिए हुए हैं। ठीक है, और इसका सीरीज चला रहे हैं। इसमें आपको पार्ट 3 तक यानी कि 150 क्वेश्चन इसका करा चुके हैं। प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। और ये पार्ट 4 वीडियो है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और साथ में एक स्पीडी का करंट अफेयर रखिएगा, आपको करंट अफेयर के लिए काफ़ी इतना पर्याप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने 16वें फाइनेंस कमीशन यानी वित्त आयोग का सेक्रेटरी किसे नियुक्त किया गया है। यानी 16वें फाइनेंस कमीशन का सेक्रेटरी किसे नियुक्त किया गया है, तो ये नियुक्त किया गया है ऋत्विक रंजनम पांडे को, है ना, ऋत्विक रंजनम पांडे को। ठीक है, यहाँ पर क्या कन्फ्यूजन होता है, इसलिए ये प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, क्योंकि एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो पूछा जाता है हमेशा, जैसे कि वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है वर्तमान में। तो वित्त आयोग का अध्यक्ष 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है, तो अभी है अरविंद पनगड़िया है। ठीक है, करंट में नया जो 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष बना है अरविंद पनगड़िया बना है। ठीक है, इसके पहले 15 में थे NK सिंह थे, है ना, नंदकिशोर सिंह। तो ये 16वें जो बने हैं अरविंद पनगड़िया, ये वित्त आयोग का अध्यक्ष है। और यहीं पर देखिए कन्फ्यूजन वाला ये कि 16वें जो वित्त आयोग का सेक्रेटरी कौन है, तो वह है ऋत्विक रंजनम पांडे है। ठीक है, अच्छा, प्रथम वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन था, तो वो था KC नियोगी। वित्त आयोग किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 280 में है। केंद्रीय वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग अगर पूछते तो है 243 के I में है। राज्य वित्त आयोग का गठन 243 के I में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता का नाम बताइए। तो विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता जो है वो किसे बनाया गया है, तो ये हैं रणधीर जायसवाल को बनाया गया है ना। नए प्रवक्ता विदेश मंत्रालय के हैं रणधीर जायसवाल। अब इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि वर्तमान में विदेश मंत्री कौन है, तो वो हैं S जयशंकर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं। तो भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख बने हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी बने हैं। ठीक है, दिनेश कुमार त्रिपाठी बने हैं। अब इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये चीज़ें आपको जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स में बता रहे हैं वो याद रखना है। ठीक है, देखिए ये तो याद रखना ही है। अभी नौसेना का अध्यक्ष कौन है, नौसेना का नया अध्यक्ष जो है इसे ही बना दिया गया है। ठीक है, देखिए भारतीय नौसेना के जो नए उप प्रमुख थे, अब जो है वर्तमान में इसे क्या है, नौसेना का नया अध्यक्ष बना गया है दिनेश कुमार त्रिपाठी को, ये अध्यक्ष बन गए अब। ठीक है, ये और वायुसेना का अध्यक्ष कौन है, तो VR चौधरी है। वायुसेना का अध्यक्ष VR चौधरी है। और थल सेना का अध्यक्ष मनोज पांडे है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सभी है ना। और CDS कौन है, यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तो वो कौन है अभी, अनिल चौहान है ना। जनरल अनिल चौहान है। CDS अभी भारत के कौन है, तो वर्तमान में अनिल चौहान है। ठीक है, एक बार फिर समझिए, नौसेना का अध्यक्ष हो गया दिनेश कुमार त्रिपाठी, वायुसेना का VR चौधरी, और थल सेना का मनोज पांडे, और CDS है अनिल चौहान है। अच्छा, तीनों सेनाओं का जो सर्वोच्च कमांडर कौन होता है, तो वो राष्ट्रपति होता है। वर्तमान में कौन है ना, द्रौपदी मुर्मू है। ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट है देश भर में 1 करोड़ घरों पर रूफ टॉप सोलर सिस्टम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने किस योजना का ऐलान किया है ना। 1 करोड़ घरों पर रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने का ऐलान जो किया है केंद्र सरकार ने, वो किस योजना के नाम से किया है, तो ये किया है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। ठीक है, याद रखना है, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। ठीक है, ये ध्यान रखना है। यहाँ पर सौर ऊर्जा भी है, तो इसलिए विशेष ध्यान रखना है। ये जो रूफ टॉप वाला है ये है सूर्योदय योजना, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। नेक्स्ट है कि बिहार के किस जिले में स्थित श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज अस्पताल का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनवरी 2024 में किया है। श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज अस्पताल जो है ये मुख्यमंत्री ने जनवरी 2024 में किया है। वो किस जिले में है, तो ये है समस्तीपुर में। ठीक है, श्री राम जानकी ये कहाँ पर है, समस्तीपुर में। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये दोनों में कन्फ्यूजन हो सकता है। सीतामढ़ी है ना, श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज कहाँ है, तो समस्तीपुर याद रखना है ना, समस्तीपुर में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे। तो 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे, तो ये है इमैनुअल मैक्रोन, है ना, इमैनुअल मैक्रो है। ठीक है, और ये इमैनुअल मैक्रो ये है कौन, तो ये है फ्रांस के राष्ट्रपति है। ठीक है, ये फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो
जो है 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि थे, यानी 2024 में। ठीक है। अच्छा, 75वें गणतंत्र दिवस 2024 का सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो वो मिला है उड़ीसा सरकार को, उड़ीसा राज्य को। ठीक है, याद रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार उड़ीसा को दिया गया है। नेक्स्ट है 9वां पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य में जनवरी 2024 में आयोजित हुआ है ना। तो ये भी कन्फ्यूजन वाला प्रश्न है, यहाँ पर विशेष ध्यान रखना है ना। 9वां पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है किस राज्य में जनवरी 2024 में आयोजित किया गया है? तो ये किया गया अरुणाचल प्रदेश में। अब कन्फ्यूजन ये है कि जो हॉर्नबिल त्यौहार प्रमुख रूप से कहाँ मनाया जाता है? तो याद रखना, नागालैंड का त्यौहार है ये। ठीक है, हॉर्नबिल कहाँ का है? ये नागालैंड का है। लेकिन अगर पूछ दिया जाए कि 9वें पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल जो जनवरी 2024 में कहाँ आयोजित किया गया? तो अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वें एशियाई शीतकालीन खेल 2025 का शुभंकर क्या है? तो 9वें एशियाई शीतकालीन खेल 2025 का शुभंकर क्या है? तो वो है विन-विन और निनी, है ना, विन-विन और निनी। ठीक है, 9वें एशियाई शीतकालीन खेल 2025 का शुभंकर विन-विन और निनी है। नेक्स्ट है कि किस राज्य ने 2026-27 तक 500 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा है? तो किस राज्य ने 2026-27 तक 500 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा है? ये तो बनाने का लक्ष्य रखा है कौन? तो वो रखा है गुजरात, है ना। इसका करेक्ट आंसर हो गया गुजरात हो गया। गुजरात का भी वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल है। और गुजरात के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो आचार्य देवव्रत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस डिजिटल वॉलेट वो पेमेंट प्लेटफॉर्म ने दुनिया भर में यूपीआई का विस्तार करने के लिए एनपीसीआई इंटरनेशनल के साथ MOU साइन किया है ना। तो समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो किसने किया है? किस डिजिटल वॉलेट और या तो मतलब पेमेंट प्लेटफॉर्म ने दुनिया भर में यूपीआई का विस्तार करने के लिए एनपीसीआई इंटरनेशनल के साथ, है ना, समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो वो कौन है? वो है गूगल पे, है ना। इसका करेक्ट आंसर है गूगल पे। ठीक है, याद रखना है गूगल पे। अच्छा, गूगल के वर्तमान अभी CEO कौन है? तो सुंदर पिचाई है। गूगल के वर्तमान CEO सुंदर पिचाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइक्लोन स्पेशल ऑपरेशन एक्सरसाइज 2024 भारत और किस देश की फोर्स के बीच जनवरी फरवरी में आयोजित हुई है? साइक्लोन स्पेशल ऑपरेशन एक्सरसाइज। ठीक है, साइक्लोन स्पेशल ऑपरेशन एक्सरसाइज 2024 भारत और किस देश की फोर्स के बीच जनवरी फरवरी में आयोजित हुई है? तो ये आयोजित हुआ है कहाँ? तो मिस्र में हुआ है। ठीक है, याद रखना है मिस्र में हुआ है। ठीक है, अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण हो जाता है, पूछा जाता है। यानी कि संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है ये किस किस देश के बीच हुआ, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट है जो रिवीजन करेंगे। जैसे कि दस्तलीक जो है ये किस देश के बीच है? तो दस्तलीक जो है ना, दस्तलीक है ना, दस्तलीक है ना, DUSTLIK दस्तलीक जो है ये भारत और उज्बेकिस्तान के बीच है। ठीक है, अब यहाँ पर 3 अति महत्वपूर्ण है। देखिए, एक है टाइगर ट्रम्प, एक है सी डिफेंडर्स और एक है वज्र प्रहार। देखिए नाम एक जैसा ही है, मतलब तीनों मतलब कि असरकारक है, प्रभाव। जैसे टाइगर ट्रम्प, सी डिफेंडर्स, वज्र प्रहार, ये सब अमेरिका के साथ है ना, भारत और अमेरिका के साथ है। टाइगर ट्रम्प, सी डिफेंडर्स, वज्र प्रहार, ये भारत और अमेरिका के बीच सैन्य अभ्यास है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया था? मिस्र हो गया था ना। साइक्लोन स्पेशल ऑपरेशन एक्सरसाइज मिस्र के साथ है, भारत और मिस्र के साथ। नेक्स्ट है DRDO ने सशस्त्र बलों के लिए कौन सी स्वदेशी असॉल्ट राइफल लॉन्च की है? तो DRDO ने सशस्त्र बलों के लिए कौन सी स्वदेशी असॉल्ट राइफल लॉन्च की है? तो वो है उग्रम नाम का जो है असॉल्ट राइफल लॉन्च किया DRDO ने। ठीक है, अच्छा DRDO का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो करेंट अफेयर में याद रखना है DRDO का वर्तमान अध्यक्ष समीर बी कामत है। DRDO का स्थापना कब हुआ था? 1958 में हुआ था। और DRDO का मुख्यालय DRDO दिल्ली, ऐसे याद रखना है, DRDO दिल्ली। ठीक है, DRDO का मुख्यालय दिल्ली में है। नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? तो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? तो 60 पैराशूट फील्ड अस्पताल उत्तर प्रदेश को चुना गया है ना। 60 पैराशूट फील्ड अस्पताल
उत्तर प्रदेश को चुना गया है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024। ये पुरस्कार कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए याद रखना है इसको, है ना। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 60 पैराशूट फील्ड अस्पताल यूपी को मिला है। अच्छा, 2023 में किसे मिला था? तो 2023 में मिला था उड़ीसा और मिजोरम दोनों राज्य को मिला था 2023 का सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023। नेक्स्ट है, 1 लाख से कम आबादी वाले किस शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का प्रथम पुरस्कार दिया गया है? 1 लाख से कम आबादी वाले किस शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का प्रथम पुरस्कार दिया गया है? तो वो किसे मिला है? सासवड को मिला है। सासवड जो शहर है ये महाराष्ट्र में है, ठीक है। अच्छा, जो प्रथम सिंपल अगर पूछे कि सबसे स्वच्छ शहर कौन है, तो लगातार 5-6 वर्षों से कौन आ रहा है? इंदौर। इंदौर सबसे स्वच्छ शहर है, ठीक है। करंट अफेयर में भी याद रखना है। 2024 का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? इंदौर है, और दूसरा सूरत है। नेक्स्ट है, पुस्तक गांधी ए लाइफ इन फ्री कैंपेन्स के लेखक कौन है? ठीक है, जिसे जनवरी 2024 में लॉन्च किया गया। तो पुस्तक का नाम क्या है? गांधी ए लाइफ इन श्री कैंपेन्स, है ना। गांधी ए लाइफ इन श्री कैंपेन्स, ये पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं MJ अकबर है ना। इसका करेक्ट आंसर है MJ अकबर। नेक्स्ट है, एक पुस्तक है 4 स्टार्स और डेस्टिनी, 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी किस पूर्व सेना प्रमुख की आत्मकथा है? तो ये किसका है? तो ये है जनरल मनोज मुकुंद नरवणे का है, ठीक है। ये जनरल मनोज मुकुंद नरवणे का आत्मकथा है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में दुर्लभ तिब्बती भूरे भालू की प्रजाति घूमती हुई पाई गई जो हिमालयी काले भालू से बहुत अलग है? तो किस राज्य में ये दुर्लभ तिब्बती भालू मिला था? तो ये मिला है, कहाँ मालूम? ये मिला है सिक्किम में, है ना। इसका करेक्ट आंसर है सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे गर्म साल रिकॉर्ड पिछले 1 लाख साल में सबसे ज़्यादा किया गया है। सबसे गर्म साल पिछले 1 लाख साल में सबसे गर्म साल रहा था, कौन मालूम? 2023 को ये, है ना, रिपोर्ट में बताया गया है कि 2023 जो है पिछले 1 लाख साल से ज़्यादा सबसे गर्म, है ना, वर्ष घोषित किया गया है 2023 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने दक्षिण पश्चिम रेगजेंस प्रायद्वीप यानी पेनिनसुला में शक्तिशाली भूकंपों के बाद ज्वालामुखी विस्फोट के डर से आपातकाल की घोषणा की है? किस देश ने दक्षिण पश्चिम रेगजेंस प्रायद्वीप में शक्तिशाली भूकंप के बाद ज्वालामुखी विस्फोट के डर से आपातकाल की घोषणा की है? तो ये कौन सा देश है? तो वो है आइसलैंड, है ना। इसका करेक्ट आंसर है आइसलैंड, ठीक है। आइसलैंड से 2 करेंट अफेयर क्वेश्चन याद रखना है। और कौन सा है? तो देखिए, वैश्विक शांति सूचकांक में प्रथम देश कौन सा है? तो वो है आइसलैंड है, ठीक है। वैश्विक शांति यानी कि सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा है? तो आइसलैंड है। और एक है ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक में प्रथम देश कौन सा है? तो वो भी आइसलैंड है, ठीक है। यानी कि वैश्विक शांति सूचकांक और ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक दोनों में प्रथम स्थान पर आइसलैंड है। नेक्स्ट है कि भूटान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो भूटान के नए प्रधानमंत्री कौन है? तो वो है शेरिंग तोब्गे, ये भूटान के नए प्रधानमंत्री है। अच्छा, नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन है? तो पुष्पकमल दहल प्रचंड है। और पाकिस्तान के भी प्रधानमंत्री कौन है? तो शहबाज शरीफ है। नेक्स्ट है, बांग्लादेश आम चुनाव में किस नेता की पार्टी ने लगातार चौथी बार जीत हासिल की है? तो बांग्लादेश आम चुनाव में किस नेता की पार्टी ने लगातार चौथी बार जीत हासिल की है? तो वो है शेख हसीना, अवामी लीग पार्टी के हैं शेख हसीना। और शेख हसीना जो है ये बांग्लादेश की वर्तमान प्रधानमंत्री है और लगातार 5वीं बार ये प्रधानमंत्री बनी है शेख हसीना। नेक्स्ट है, भारत ने किस पड़ोसी देश से अगले 10 साल में 10,000 मेगावाट बिजली आयात करने का फैसला करने का समझौता किया है ना। भारत किस देश के साथ अगले 10 साल में 10,000 मेगावाट बिजली आयात करने का समझौता किया है? तो वो है
नेपाल है ना, नेपाल के साथ किया है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर नेपाल है। नेक्स्ट है, आगामी पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए जूरी मेंबर बनने वाली भारत की पहली महिला कौन है ना। आगामी जो पेरिस ओलंपिक है 2024 के लिए जूरी मेंबर बनने वाली भारत की पहली महिला कौन है, तो वो है बिल्किस मीर है। इसका करेक्ट आंसर बिल्किस मीर है। ठीक है, अब देखिए अभी क्या है, हाल फिलहाल में कई एग्जामों में डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा गया है तो कि 2024 का ओलंपिक खेल कहाँ होगा। ठीक है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है अपने आप में। 2024 का ओलंपिक खेल कहाँ होगा, तो पेरिस में होगा। ये सब क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछा जाता है, तो याद रखना है। जैसे बड़े बड़े खेल हो गया, राष्ट्रमंडल खेल, ओलंपिक खेल है ना, फीफा वर्ल्ड कप, ये सब आपको याद रखना है हमेशा कि पिछले बार कहाँ हुआ था और आने वाला कहाँ होगा। ठीक है, हमेशा याद रखना है। ठीक है, तो अभी आपको हम बताते हैं ओलंपिक खेल के बारे में। ठीक है, ओलंपिक खेल 2020 में कहाँ हुआ था, तो 2020 का जो है वो टोक्यो में हुआ था, जापान की राजधानी टोक्यो में, जो कि 2020 का था लेकिन 21 में हुआ था। ठीक है, तो ये हुआ था टोक्यो में। और 2024 का कहाँ होगा, तो वो होगा पेरिस में। ठीक है, ये है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 और 24 है, और शीतकालीन ओलंपिक 2022 और 26 में चल रहा है। ठीक है, तो शीतकालीन ओलंपिक 2026 का कहाँ होगा, ये एसएससी सीजीएल जो सेंट्रल लेवल का, उसमें पूछा गया था कि शीतकालीन ओलंपिक खेल 2026 कहाँ होगा, तो वो इटली में होगा। याद रखना है, एक बार फिर से समझिए कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक यानी 20 और 24 से भी याद रखते हैं। 20 वाला टोक्यो में हुआ था, 24 वाला पेरिस में होगा, और 2022 का जो है वो शीतकालीन ओलंपिक है, वो कहाँ हुआ था, बीजिंग में हुआ था, और 2026 में इटली में होगा। ठीक है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में नासा के जूनो मिशन ने आयो की भयावह तस्वीरें जारी की है। आयो किस ग्रह का चंद्रमा है, आयो क्या है, किसी ग्रह का चंद्रमा यानी कि उपग्रह का नाम है आयो, तो ये किस ग्रह का है, तो इसका करेक्ट आंसर है ये बृहस्पति ग्रह का चंद्रमा है आयो। ठीक है, और इसका जो भयावह तस्वीर जारी किया किसने, नासा, जो कि अमेरिका का अंतरिक्ष एजेंसी है नासा। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा उपग्रह किस ग्रह के पास है मालूम, तो सबसे ज़्यादा उपग्रह वाला ग्रह है शनि। इसके पास 145 उपग्रह है ना, 145 उपग्रह है, और 95 उपग्रह है बृहस्पति के पास। ठीक है, याद रखना है, सबसे ज़्यादा 145 है शनि के पास। नेक्स्ट है कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो का राष्ट्रपति चुनाव दूसरी बार किसने जीता है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो का राष्ट्रपति चुनाव दूसरी बार किसने जीता है, तो वो है फेलिक्स त्शेसिकेदी है ना, फेलिक्स त्शेसिकेदी ने जीता है। ठीक है, कांगो का राष्ट्रपति दूसरी बार बना है फेलिक्स त्शेसिकेदी। नेक्स्ट है, बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन बने, तो बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो वो हैं नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो वो है नंदकिशोर यादव है। ठीक है, नए अध्यक्ष बने नंदकिशोर यादव, यानी कि ऐसे समझिए कि जो 9वीं बार नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री के शपथ लिया है, उसमें जो नए मंत्रिमंडल में कौन कौन क्या बने हैं उसके बारे में है, तो नए अध्यक्ष बने हैं नंदकिशोर यादव है। और बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता किसे चुना गया है, तो वो चुना गया तेजस्वी यादव है, विपक्ष के नेता बिहार में अभी है। ठीक है, और क्वेश्चन ये ध्यान रखना है कि ये पूछ लिया जाएगा कि सीएम नीतीश कुमार ने कितवीं बार मुख्यमंत्री का शपथ लिया है, तो 9वीं बार मुख्यमंत्री का शपथ लिया, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक करने वाला दुनिया का तीसरा देश कौन सा है, तो पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक करने वाला दुनिया का तीसरा देश कौन सा है। ठीक है, तो वो कौन सा है तीसरा देश, तो वो है ईरान है ना, इसका करेक्ट आंसर है ईरान। ठीक है, ईरान जो है तीसरा देश है। तो सबसे पहले किसने सर्जिकल स्ट्राइक किया था पाकिस्तान पे, सबसे पहले किया था अमेरिका ने। ठीक है, अमेरिका सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान पे 2011 में किया था, और अपना भारत कब किया था, तो ये भी रिवीजन कर लेना है, याद कर लेना है ना, क्या सर्जिकल स्ट्राइक कब हुआ था, तो 2016 में किया था। भारत ने पाकिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक कब किया था, 2016 में। नेक्स्ट है, ईरान ने पाकिस्तान में किस आतंकी संगठन के ठिकानों पर जनवरी 2024 में बम बरसाए। ठीक है, तो वो आतंकी संगठन का नाम बताना है पाकिस्तान का जिस पर ईरान ने बम बरसाया था, तो वो कौन सा है, वो है जैश अल अदल। जैश अल अदल आतंकी संगठन के ठिकानों पर ईरान ने बम गिराया था, इसका करेक्ट आंसर हो गया जैश अल अदल। नेक्स्ट है कि बिहार के 10,000 स्कूलों में
कंप्यूटर लैब स्थापित करने की योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब हो जाता है। बिहार के 10,000 स्कूलों में कंप्यूटर लैब स्थापित करने की योजना के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो पहला क्या है, इस योजना से केवल प्राथमिक विद्यालय के छात्रों को लाभ मिलेगा, या तो माध्यमिक विद्यालयों के प्रयोगशाला में प्रत्येक में 10 कंप्यूटर होंगे, तो ये भी गलत है और ये भी गलत है। तीसरा क्या है, पहले चरण में सभी 10,000 स्कूलों में कंप्यूटर लगाए जाएंगे, तो ये भी गलत है। ठीक है, और चौथा क्या है, इस योजना का उद्देश्य राज्य के सरकारी स्कूलों में कक्षा 6 और उससे ऊपर के सभी छात्रों को कंप्यूटर शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करना है, ये सही है। ठीक है, इस योजना में क्या है, 10,000 स्कूलों में जो कंप्यूटर लैब स्थापित करने की योजना है, इसमें क्या है कि इस योजना के उद्देश्य है कि राज्य के सरकारी स्कूलों में कक्षा 6 यानी 6 तक और उससे ऊपर के सभी छात्रों को, है ना, कक्षा 6 और उससे ऊपर के सभी छात्रों को कंप्यूटर शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करना है। तो इसका आंसर हो गया डी। नेक्स्ट है, लाल सागर में जहाज़ों पर हमले का बदला लेने के लिए किन देशों की सेना ने यमन में हूती विद्रोहियों के इलाके में एयर स्ट्राइक किया है। लाल सागर में जहाज़ों पर हमले का बदला लेने के लिए किन देशों की सेना ने यमन में हूती विद्रोहियों के इलाके में एयर स्ट्राइक किया है। तो वो है कौन सा, अमेरिका और ब्रिटेन की सेना ने, यूएसए और ब्रिटेन की सेना ने किया ये। नेक्स्ट है, गुट निरपेक्ष आंदोलन, है ना, गुट निरपेक्ष आंदोलन के सदस्य देशों का 19वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी नाम इसको बोला जाता है ना, नॉन अलाइंड मूवमेंट के सदस्य देशों का 19वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है। तो ये आयोजित हुआ है कहाँ, कंपाला में, है ना। युगांडा की राजधानी है कंपाला। तो युगांडा की राजधानी कंपाला में 19वां जो नाम गुट निरपेक्ष आंदोलन है उसका 19वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ, तो युगांडा के कंपाला में हुआ। ठीक है, अब ये ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जैसे ये है ना 19वां, है ना 19वां 18वां, जैसे ये क्रम जो है ना ये महत्वपूर्ण ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, क्योंकि देखिए कभी क्या होता है 19वां 18वां होता है, ये तो 2023 का जो होने वाला रहता है वो आगे बढ़ के 2024 में हो जाता है, 2024 का होने वाला 25 में हो जाता है। तो ये महत्व ये रखता है कि क्यों हुआ है। ठीक है, तो 19वां शिखर सम्मेलन ये आयोजित हुआ युगांडा के कंपाला में आयोजित हुआ है। ठीक है, और इसमें कौन भाग लिए थे भारत की तरफ से, तो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भाग लिया था। नेक्स्ट है कि वर्ष 2024 में ब्रिक्स के सदस्य देशों की संख्या बढ़कर कितनी हुई। तो ब्रिक्स में टोटल अब तक कितना था, अभी तक था 5 सदस्य देश। ठीक है, ब्रिक्स था, इसमें के ब्रिक्स की देशों की संख्या 5 से बढ़कर कितना हो गया। तो पहले कौन कौन था, ब्रिक्स था है ना, ब्राज़ील, रूस और इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका। ये ब्रिक्स बहुत दिनों से 5 देश था, लेकिन अब इसमें क्या संख्या बढ़ा दी गई है, बढ़ गया है। इसमें सदस्य देश टोटल कितना हो गया, अब 10 हो गया टोटल। ठीक है, यानी 5 और बढ़ गया है। और 5 वो कौन कौन बढ़ा है, तो ये अगले प्रश्न में देखिए, है ना। ब्रिक्स के 5 नए सदस्य देशों के नाम बताएं। तो ब्रिक्स के 5 नए सदस्य देश, इसमें कौन कौन सा नया आया है 5 देश, तो वो आया है मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात, है ना। मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया बी। ठीक है, अब कई बार क्या क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि ब्रिक्स के नए जो सदस्य देश हैं उसमें से कौन सा नहीं है या कौन है, तो इसलिए ये 5 को याद रखना अति महत्वपूर्ण हो जाता है। मिस्र, इथोपिया, ईरान, मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई। मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई, ये 5 नए सदस्य देश है ब्रिक्स के। नेक्स्ट है, ब्रिक्स के सहमति मिलने के बावजूद किस देश ने इसका सदस्य बनने से इनकार कर दिया है। तो ब्रिक्स का सहमति मिल गया था लेकिन वो नहीं बना था, वो कौन है, वो अर्जेंटीना है। इसका करेक्ट आंसर अर्जेंटीना है। नेक्स्ट है, अयोध्या राम मंदिर में स्थापित रामलला की मूर्ति के मूर्तिकार का नाम बताइए। तो रामलला की मूर्ति के मूर्तिकार का नाम बताना है। ठीक है, तो वो कौन है, तो वो है अरुण योगीराज। ठीक है, अरुण योगीराज, ये रामलला की यानी कि राम भगवान की मूर्ति के मूर्तिकार है ये। ठीक है, और एक क्वेश्चन आता है आपका कि राम मंदिर का डिजाइन किसने दिया था। ये तो ये मूर्ति का, राम
भगवान की जो मूर्ति है उसका है अरुण योगीराज। और एक राम मंदिर का डिज़ाइन किसने दिया था, तो वो दिया था चंद्रकांत सोमपुरा और आशीष सोमपुरा। चंद्रकांत सोमपुरा और आशीष सोमपुरा। नेक्स्ट है अयोध्या राम मंदिर का निर्माण कार्य किस कंपनी को सौंपा गया था। तो अयोध्या राम मंदिर का निर्माण कार्य किस कंपनी को, तो L&T कंपनी को सौंपा गया था ना, लार्सन एंड टुब्रो है ना, लार्सन एंड टुब्रो कंपनी को ये कार्य सौंपा गया है। ठीक है, अयोध्या राम मंदिर का निर्माण यही कंपनी कर रही है, L&T है ना, लार्सन एंड टुब्रो कंपनी कर रही है। नेक्स्ट है अयोध्या राम मंदिर की वास्तुकला किस शैली में है। तो अयोध्या राम मंदिर की वास्तुकला किस शैली में, आप प्राचीन इतिहास में पढ़े होंगे कि जो मंदिर बनता था ना वो किस शैली में बनता था ना। तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया था कि दक्षिण भारत की अधिकतर मंदिरें जो है वो द्रविड़ शैली में बनती थी, और उत्तर भारत की जो मंदिर है अधिकांश मंदिर किस शैली में बनती है, तो नागर शैली में बनती है। ठीक है, यानी कि उत्तर भारत में आता है ये अयोध्या, यानी कि उत्तर प्रदेश, तो उत्तर भारत में आता है, तो ये किस शैली में बनी है, तो नागर शैली में बनी है। ठीक है, अयोध्या राम मंदिर की वास्तुकला किस शैली में, तो नागर शैली में बनी है। और दक्षिण भारत की जैसे तमिलनाडु में है जितने भी मंदिर है वो सब क्या है, सब द्रविड़ शैली में बनी है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य के खजूरी गुड़ा को GI टैग मिला है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन बिहार के एग्जामों में पूछा जाता है। तो किस राज्य के खजूरी गुड़ा को GI टैग मिला है, तो ये याद रखना है, इसका है उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा राज्य का है ये खजूरी गुड़ा जिसे GI टैग मिला है, उड़ीसा का है। ठीक है, नेक्स्ट है किस राज्य की मिठाई ढेंकनाल मगजी, मिठाई का नाम है ढेंकनाल मगजी और ये दूध से बनने वाला, ठीक है, को GI टैग मिला है। तो ये ढेंकनाल मगजी ये मिठाई जो है ये किस राज्य का है जिसके GI टैग मिला है, तो ये भी है उड़ीसा का ही है। ठीक है, ये कहाँ का है, उड़ीसा का ही है। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन आपको याद है कि भारत में सबसे पहले GI टैग किसको मिला था, मतलब किस भारतीय उत्पाद को सबसे पहले GI टैग दिया गया था, तो दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। दार्जिलिंग की चाय पश्चिम बंगाल की है। ठीक है, सबसे पहले GI टैग उसे ही मिला था। तो यहाँ पर क्या होगा, मिठाई ढेंकनाल मगजी उड़ीसा का है और पीछे क्या है, एक खजूरी गुड़ा है ना, खजूरी गुड़ा और ढेंकनाल मगजी ये उड़ीसा का है। ठीक है, और किस राज्य की सिमलीपाल काई चटनी को GI टैग दिया गया है, तो सिमलीपाल आपको अगर याद होगा तो कई बार पढ़े होंगे आप, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये उड़ीसा में है, यानी कि ये भी हो गया उड़ीसा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उड़ीसा को, है ना। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, उड़ीसा में है। वही क्वेश्चन पूछा गया था, सिमलीपाल काई चटनी को GI टैग मिला, तो यहाँ से पकड़ा लेंगे ये उड़ीसा में है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ये उड़ीसा। ठीक है, नेक्स्ट है किस राज्य के कोरापुट काला जीरा चावल को GI टैग मिला है, तो किस राज्य के कोरापुट काला जीरा चावल को GI टैग मिला है, तो ये भी है उड़ीसा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, उड़ीसा हो गया। ठीक है, अब देखिए कितने 4 हो गया है, उड़ीसा का ये था, इसलिए कन्फ्यूजन नहीं होना। और कई बार मान लो ये मिलान करने वाला दे देता ऑप्शन, इधर दे देगा ये कौन सा GI टैग किस में मिलेगा, तो इसलिए सभी को याद रखना है, ये करेंट अफेयर का है। देखिए क्या था, खजूरी गुड़ा और ढेंकनाल मगजी मिठाई और सिमलीपाल काई चटनी और कोरापुट काला जीरा चावल, ये चारों है GI टैग मिला है, ये उड़ीसा का है। फिर से समझिए, खजूरी गुड़ा, ढेंकनाल मगजी मिठाई, सिमलीपाल काई चटनी और कोरापुट काला जीरा चावल GI टैग दिया गया इस चारों को, ये कहाँ का है, उड़ीसा राज्य का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य के प्रोडक्ट सुंदरवन शहद को GI टैग मिला है, तो सुंदरवन से आप याद किए होंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सुंदरवन का डेल्टा कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन का डेल्टा। ठीक है, तो ये सुंदरवन का पश्चिम बंगाल में, तो यहाँ से आंसर कर सकते हैं आप, पश्चिम बंगाल का ही है ना सुंदरवन, वहीं से नाम आया सुंदरवन शहद को GI टैग मिला है, ये कहाँ का, ये पश्चिम बंगाल का। इसका करेक्ट आंसर पश्चिम बंगाल हो गया। नेक्स्ट है किस राज्य के प्रोडक्ट कच्छी खारेक खजूर को GI टैग मिला है। अब कच्छी से अब आंसर इसका निकाल सकते हैं, कौन सा होगा मालूम, कच्छ से कुछ याद है, कच्छ का रण कहाँ है, तो कच्छ का रण ये तो कच्छी खाड़ी कहाँ है, गुजरात में है। ठीक है, तो उससे यहाँ रिलेट करके याद रख लें कि कच्छी खारेक यानी खजूर ये GI टैग मिला है, कहाँ का है, ये गुजरात का है, तो ये याद रखना है इसे। नेक्स्ट है कि संसद में पारित विधेयक में इंडियन पेनल कोड IPC को ख़त्म करके किस संहिता को लागू करने का प्रावधान है। ठीक है, यानी कि IPC जो है इंडियन पेनल कोड को ख़त्म करके किस संहिता को लागू करने का प्रावधान है, तो इसका नाम बदल के रखना है
क्या? भारतीय न्याय संहिता। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 भारतीय न्याय संहिता। ठीक है, इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1 भारतीय न्याय संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह मंत्रालय ने संसद भवन परिसर की सुरक्षा का जिम्मा किस फोर्स को सौंपा है? तो संसद भवन का जो सुरक्षा है उसका जिम्मा अभी क्या है, सुरक्षा का जिम्मा इसलिए सौंपा है कि अभी 2 बालक जो था बिहारी वो संसद में घुस गया था, है ना, तो इसीलिए संसद की सुरक्षा में काफ़ी चूक हुआ था, इसलिए गृह मंत्रालय ने संसद भवन की परिसर की सुरक्षा का जिम्मा किस फोर्स को सौंपा है? तो CISF को सौंपा है। तो याद रखना है, CISF को संसद भवन का परिसर के सुरक्षा का जिम्मा सौंपा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के फैसले को बरकरार रखा है। इस अनुच्छेद को राष्ट्रपति ने कब हटा दिया था? ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के फैसले को बरकरार रखा है। इस अनुच्छेद को राष्ट्रपति ने कब हटा दिया था? तो इसका करेक्ट आंसर है 5 अगस्त 2019 को। ठीक है, यानी कि ये जो 370 धारा हटाया है इसके खिलाफ कुछ लोग क्या है सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया था, लेकिन जो फैसला सुनाया था सुप्रीम कोर्ट उसको बरकरार रखा है कि 370 जो हटाना है वो सही है। ठीक है, तो वही बरकरार रखा है सुप्रीम कोर्ट। तो ये कब हटाया था ये राष्ट्रपति? 5 अगस्त 2019 को ये हटाया था। ठीक है, अब यहाँ से 2 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर राज्य की स्थापना कब हुआ? जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश के रूप में इसकी स्थापना हुआ है, दोनों का हुआ है 31 अक्टूबर 2019 को। ठीक है, याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कि जम्मू कश्मीर राज्य को संवैधानिक जो केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा कब मिला है? तो 31 अक्टूबर 2019 को दोनों को मिला था। ठीक है, जम्मू कश्मीर को भी और लद्दाख को भी। नेक्स्ट है, केंद्रीय कैबिनेट ने बिहार में किस नदी पर 4.56 किलोमीटर लंबे 6 लेन के पुल निर्माण योजना की मंजूरी दिसंबर 2023 में दिया है? यानी कि 4.56 किलोमीटर और 6 लेन वाला है ना पुल निर्माण का योजना ये मंजूरी दिया है, तो किस नदी पर? तो ये दिया है गंगा नदी पर ये बनने वाला है। ठीक है, गंगा नदी पर। अच्छा, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सा है? तो वो गंगा नदी है। भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सा है? तो गंगा नदी है। और भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो गंगा डॉल्फिन है। और एक करेंट अफेयर और याद रखना है कि एशिया का पहला डॉल्फिन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है? तो पटना में ही गंगा नदी पर किया गया है। ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने विद्यालयों में कमज़ोर छात्रों के लिए मिशन दक्ष शुरू किया है? तो मिशन दक्ष जो है ये किस राज्य सरकार ने विद्यालयों में कमज़ोर छात्रों के लिए? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, तो ये किया है बिहार के लिए ना, इसका करेक्ट आंसर है बिहार में। ठीक है, बिहार राज्य सरकार ने विद्यालयों में कमज़ोर छात्रों के लिए मिशन दक्ष शुरू किया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी बिहार। ठीक है, तो ये याद रखना है। तो दोस्तों इस तरह से करंट अफेयर का पार्ट 4 वीडियो यानी कि टोटल 200 प्रश्न अब तक समाप्त हो चुका है। हर पार्ट में 50 क्वेश्चन हम लाते हैं। ठीक है, और टोटल 500 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपको बताएंगे। तो ये 200 समाप्त हो गया। अगले वीडियो में हम लोग 201 से 250 तक देखेंगे। ठीक है, तो फिर 50 क्वेश्चन लेकर आएंगे, उसमें देखेंगे। और पिछले वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? तो 2023 का फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार किसे मिला? पियरे एगोस्टिनी, फेरेंक क्राउज और एनी एल ह्यूलियर। ठीक है, एक बार फिर समझ लीजिए, फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार 2023 का किसे मिला? तो एगोस्टिनी, क्राउज और ह्यूलियर को मिला था। ठीक है, और आज का क्वेश्चन है कि केमिस्ट्री में 2023 का पुरस्कार नोबेल पुरस्कार किसे किसे मिला? ये कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। आपको याद है तो और क्या अच्छे से याद हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा, और नहीं याद है तो याद कर लीजिएगा, कहीं से भी सर्च कर गूगल से सर्च करके आप लिखिएगा, आपको याद भी हो जाएगा। ठीक है, तो केमिस्ट्री का 2023 में नोबेल पुरस्कार किसे किसे दिया गया है उसको आप लिखिएगा कमेंट में ज़रूर। ठीक है, और मिलते हैं कल कंप्यूटर तथा सूचना प्रौद्योगिकी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।